सेकेंडरी स्कूल आसुलपुर की ऑनलाइन क्लासेस में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन कृषि रसायन विज्ञान पार्ट 3 भाग 3 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें मैंने पिछली क्लासों में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करवा दिया था। कार्बोहाइड्रेट के बाद अपन ने प्रोटीन स्टार्ट करा था और प्रोटीन में मैंने प्रोटीन के बारे में सामान्य जानकारी दे दी थी पिछले वीडियो में। प्रोटीन की सामान्य जानकारी के बाद में प्रोटीन के संगठन की बात कर ली थी। उसके बाद में प्रोटीन की 1 लाख अर्थात अमीनो अम्ल की अपन बात कर रहे थे। तो अमीनो अम्लों की अपन बात कर रहे थे। अमीनो अम्ल में मैंने आपको परिभाषा बता दी थी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह अर्थात कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, NH2 समूह तथा कौन सा ग्रुप हो, COOH समूह हो, दोनों समूह उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिक कहलाते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों की अपन ने बात करी थी तो कितने अमीनो अम्ल बताए थे मैंने? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं? 20 अमीनो अम्लों से बने होते हैं। 20 अमीनो अम्लों में बने होते हैं। और इसमें मैंने कौन से अमीनो अम्लों की बात करी थी? अल्फा अमीनो अम्लों की। अल्फा अमीनो अम्ल परिभाषा लिख रहे हैं इसकी। ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें NH2 समूह को मैंने बताया था, इसको एमिनो समूह कहते हैं। एमिनो समूह, NH2 समूह तथा COOH समूह, NH2 समूह तथा COOH समूह दोनों एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। उन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था RCH, NH2 और COOH। आप देख रहे हैं NH2 समूह और COOH समूह दोनों एक ही कार्बन पर है और इस कार्बन को अपन कहते हैं अल्फा कार्बन। चूँकि अल्फा कार्बन पर है तो पड़ गया नाम अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, ये तो बात हुई अल्फा अमीनो अम्ल क्या होते हैं। और मैंने बताया था जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सभी अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, अल्फा अमीनो अम्लों की बात करने के बाद में अपन देखेंगे इनका नामकरण किस प्रकार से अमीनो अम्लों का किया जाता है वो अपन देखेंगे। तो अगली हेडिंग होगी अपनी अमीनो अम्लों का नामकरण। नामकरण को देखें कैसे किस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है। तो अगला हेडिंग डालेंगे आप अमीनो अम्लों का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड्स। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। याद रखना है अमीनो अम्लों का नाम या अमीनो अम्लों को रूट नाम या कह सकते हैं सामान्य नाम दिया जाता है। रूट नाम या सामान्य नाम देते हैं या दिया जाता है जो कि उनके विशिष्ट गुण तथा प्राप्ति स्रोत के आधार पर दिया जाता है। याद रखें हमेशा अमीनो अम्लों का नाम कौन सी पद्धति में दिया जाता है?
तो रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति में दिया जाता है। किस आधार पर देते हैं? या तो किसी विशेष गुण के आधार पर, या तो किसी विशेष गुण के आधार पर, या इनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे ग्लाइसिन नाम इसके मीठे स्वाद के कारण दिया गया है, इसके मीठे स्वाद के कारण दिया गया है, मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। ग्लाइसिन जो नाम दिया गया है अमीनो अम्ल है, इसका नाम है ग्लाइसिन। वो किस आधार पर दिया है? क्योंकि ये स्वाद में कैसा होता है? मीठा। क्योंकि ग्रीक भाषा में, कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस, याद रखना है, क्योंकि ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस शब्द का अर्थ मीठा होता है। ग्लाइकोस शब्द का अर्थ क्या होता है? मीठा होता है। ग्लाइकोस शब्द का अर्थ क्या होता है? मीठा। तो ग्लाइसिन जो नाम दिया है वो किस आधार पर दिया है? इसके मीठे स्वाद के आधार पर, ठीक है। और ग्लाइकोस जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया है? ग्रीक भाषा से। उसका मतलब क्या है? मीठा। इसका मतलब क्या है? मीठा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और अमीनो अम्ल मैं बताऊँ आपको, टायरोसिन। टायरोसिन को सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया। चीज़ पनीर से प्राप्त किया गया था, क्योंकि ग्रीक भाषा में टाइरोस का अर्थ, टाइरोस याद रखना है, टाइरोस का अर्थ क्या होता है? पनीर होता है। पनीर होता है। क्योंकि ये पनीर से प्राप्त किया सबसे पहले, तो उसका नाम पड़ गया टायरोसिन। और टायरोसिन वर्ड किससे बना है? टाइरोस से बना है। किससे बना है? टाइरोस से बना है। किससे बना है? टाइरोस से। और टाइरोस का अर्थ ग्रीक भाषा में क्या होता है? पनीर। क्योंकि ये पनीर से प्राप्त हुआ इसलिए नाम पड़ गया इसका टायरोसिन, ठीक है। तो ये था अमीनो अम्लों का सामान्य नामकरण। आपको याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। सबसे सरलतम अमीनो अम्ल पूछे आपसे, सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा क्या? याद रखना है, ये आपको 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला आपसे पूछे तो बहुत आसान फॉर्मूला है इसका, NH2CH2CH। ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है। और ये सवाल पूछा जाए सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, तो आंसर देंगे आप क्या? ग्लाइसिन। क्या नाम देंगे? ग्लाइसिन। ये था नामकरण। तो नामकरण में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया कौन सी पद्धति में नामकरण दिया जाता है इनका। रूढ़ या सामान्य पद्धति में आधार क्या लेते हैं? या तो कोई विशेष गुण होगा या कोई प्राप्ति स्रोत के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जैसे ग्लाइसिन जो नाम पड़ा है वो किस आधार पर पड़ा है? इसके मीठे स्वाद के आधार पर। और ग्लाइसिन वर्ड किससे बना है? ग्लाइकोस से बना है। ग्लाइकोस कौन सी भाषा का शब्द है? तो याद रखना है कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। इसका मतलब क्या है? मीठा। इसी प्रकार से टायरोसिन सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था? पनीर से। क्योंकि ग्रीक भाषा में टायरोस का अर्थ क्या होता है? पनीर, तो नाम पड़ गया टायरोसिन, ठीक है। ये था नामकरण। नामकरण के बाद में अपन बात करेंगे अमीनो अम्लों का संकेत या प्रतीक। अमीनो अम्लों का संकेत या प्रतीक, ये जरूर ध्यान रखें आप। सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, तो आंसर देंगे आप ग्लाइसिन। आगे अगला हेडिंग होगा अपना अमीनो अम्लों के प्रतीक। अमीनो अम्लों के प्रतीक। अमीनो अम्लों के प्रतीक या संकेत। प्रतीक या संकेत। देखिए
अगर अमीनो अम्लों को दर्शाने की बात करें, अगर शॉर्ट में लिखने, प्रतीक का मतलब होता है किसी भी नाम को, बड़े नाम को संक्षिप्त में लिख देना ही क्या कहलाता है, उसका प्रतीक कहलाता है, चिन्हों के माध्यम से। ठीक है, तो अमीनो अम्लों के जो प्रतीक होते हैं उनमें मुख्यतः 3 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 3। लेकिन कभी कभी इनके संकेतों में एक अक्षर का प्रयोग भी कर लिया जाता है। तो इसमें 2 लाइन, एक लाइन आपको लिखनी है, अमीनो अम्लों के प्रतीक या संकेत में सामान्यतः 3 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर होते हैं, याद रखने। सामान्यतः कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर होते हैं, परंतु कभी कभी इनके संकेत में एक अक्षर भी होता है, एक अक्षर भी होता है। जैसे मैं बात करूं, इधर मैं अमीनो अम्ल लिखूंगा, इधर प्रतीक या क्या लिख देंगे? संकेत। प्रतीक या संकेत। देखो, जैसे मैंने लिखा पहला उदाहरण ग्लाइसिन, क्या लिखा? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का प्रतीक क्या हो जाएगा? GLY। GLY। शॉर्ट में इसको एक अक्षर के रूप में G के रूप में लिखते हैं। G अक्षर है और ये 3 अक्षर, 1 2 3 अक्षर का संकेत है ये। दूसरा एलानिन हो जाएगा। सेकंड जो है एलानिन, एलानिन का प्रतीक हो जाएगा ALA और इसमें मैं ले लूँगा A। तीसरा लिख दिया मैंने जैसे उदाहरण वेलिन, वेलिन का जो प्रतीक होगा VAL और शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया? V। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया नंबर 4 लिख दिया टायरोसिन, लिख दिया टायरोसिन और टायरोसिन में लिख दिया TYR और इसका एक अक्षर ले लिया मैंने T। ठीक है, इस प्रकार से अमीनो अम्लों के प्रतीक या संकेत लिखे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्लों के संकेत में कितने अक्षर होते हैं? तो सामान्यतः कितने होते हैं? 3। लेकिन कभी कभी कितना अक्षर? 1। देखो, एक अक्षर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, एक अक्षर के रूप में, और वैसे मैंने 3 के रूप में लिखे हैं। ये प्रतीक या संकेत है अमीनो अम्ल के। तो अमीनो अम्लों का संकेत कितने अक्षरों का बना होता है? तो याद रखना है 3 अक्षरों का बना होता है। ठीक है, तो ये तो विशेष बात नहीं है यहाँ तक तो। ठीक है, आगे इसमें आपके वर्गीकरण दे रखा है एक ही प्रकार का, उसको अपन डिस्कस करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वो, उसको अपन डिस्कस करते हैं। ये फटाफट से आप नोट कर लें। आगे है वर्गीकरण अमीनो अम्लों का। अगला हेडिंग होगा आपका अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की अपन बात करते हैं तो एक ही वर्गीकरण आपके सिलेबस में है। वैसे 3 वर्गीकरण चलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही वर्गीकरण है। संश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर, इस आधार पर अमीनो अम्ल 2 भागों में बांट दिए गए। इस आधार पर अमीनो अम्ल इस आधार पर अमीनो अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 आवश्यक या इनको अनिवार्य, आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल, और दूसरा प्रकार अनावश्यक या गैर अनिवार्य, गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्लों में अमीनो कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया, आवश्यक और अनावश्यक। अपन दूसरा नाम दें तो अनिवार्य और गैर अनिवार्य। ठीक है, तो आवश्यक क्या होते हैं और अनावश्यक क्या होते हैं, इसको अपन डिस्कस करते हैं।
देखिए शब्द में उत्तर है, आवश्यक की बात कर रहा है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, हमारे शरीर में का उत्पादन निर्माण नहीं होता है, तो फिर क्या करें, इनको भोजन के साथ लें तो वो तो कहलाएंगे अनिवार्य, और जिनका निर्माण अपने शरीर में होता है, जिनको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाते हैं अनावश्यक या गैर अनिवार्य। इनकी संख्या भी 10 और इनकी संख्या भी 10, मतलब 10 ही तो होते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल और 10 ही होते हैं गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल। इनकी अपन बात करते हैं, ये आपके सिलेबस में हाईलाइट कर रखा है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली हेडिंग बना लें आप, पहली हेडिंग डालेंगे ए क्या थी, आवश्यक अमीनो अम्ल। पहला हेडिंग डाल लें आवश्यक अमीनो अम्ल। पहला हेडिंग होगा आपका आवश्यक अमीनो अम्ल या अनिवार्य अमीनो अम्ल। तो परिभाषा बहुत आसान हो जाएगी, ऐसे अमीनो अम्ल, बता ही चुका हूँ मैं, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण या निर्माण, जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है तथा जिनको भोजन के साथ लेना अनिवार्य होता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा आप लोगों को मैंने बताई, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण या संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है तथा जिनको भोजन के साथ लेना क्या होता है, अनिवार्य या आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। आपसे सवाल पूछेंगे आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है, याद रखना है। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है, 10। 10 कौन कौन से हैं, तो 10 याद रखने की ट्रिक है। एग्जाम्पल की बात करें, 10 कौन कौन से हैं, तो इसमें ट्रिक याद रखें। आप एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये याद रखें, टीवी मील पाथ। ये मैंने अमीनो अम्लों के फर्स्ट लेटर को लेकर के ट्रिक बनाई है, टीवी मील पाथ। इस ट्रिक से अपन 10 आवश्यक अमीनो अम्लों को फटाफट से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको फटाफट से आप नोट करें, फिर मैं एक एक के बारे में कौन से का कौन सा है, कौन से लेटर से कौन सा बनेगा, वो अपन मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक को याद रखें, टीवी मील पाथ बनाने फटाफट। ये बना लिया होगा आपने। देखें आप कौन से का कौन सा बनेगा। मैंने लिखा, पहला जो लेटर लिखा है वो लिखा है टी, तो टी का मतलब आपको बताना है ट्रिप्टोफैन। टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन। फिर उसके बाद में वी का मतलब है वेलिन। वी का मतलब क्या बताना है, वेलिन। फिर उसके बाद में एम का मतलब है मिथियोनिन। एम का मतलब मिथियोनिन। आई, अगला है आई लेटर, आई का मतलब आइसोल्यूसिन। आई का मतलब है आइसोल्यूसिन। फिर उसके बाद में है एल का मतलब ल्यूसिन। एल का मतलब आपको बताना है ल्यूसिन। फिर दोबारा एल है तो फिर आप लिखेंगे लाइसिन। ठीक है। उसके बाद में है आपके पी का मतलब है फेनिल एलानीन। एलानीन या एलेनीन बात एक ही है।
टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, वी का मतलब वेलिन, एम का फॉर मिथियोनिन हो जाएगा, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन और पी फॉर क्या हो गया, फेनिल एलानिन। पी के बाद है ए का मतलब आपको बताना है आर्जिनिन, ए का मतलब आपको बताना है आर्जिनिन। फिर उसके बाद में टी, टी का मतलब है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। उसके बाद है एच, एच का मतलब है स्टीडीन, 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 हिस्टीडीन। ऐसे करके 10 आवश्यक अमीनो हो जाते हैं। गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका पहला अक्षर लेकर के मैंने एक ट्रिक सेट करी है, टीबी मिलपात। इस ट्रिक से अपन 10 आवश्यक अमीनो अम्ल याद कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। देखो कैसे। पहले टी का मतलब क्या है, ट्रिप्टोफैन है। वी का मतलब क्या है, वेलिन है। एम का मतलब क्या है, मिथियोनिन है। आई का मतलब क्या है, आइसोल्यूसिन है। एल का मतलब ल्यूसिन, एल का मतलब फिर क्या हुआ, लाइसिन। पी का मतलब फेनिल एलानिन, ए का मतलब आर्जिनिन, टी का मतलब थ्रियोनिन और एच का मतलब क्या हो जाएगा, स्टीडीन। इस प्रकार से 10 अमीनो अम्ल ये आवश्यक वाले हैं। ठीक है, इसमें एक नोट लगा के बिंदु नोट कर लें आप। पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसमें 10 आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो एक नोट बनता है, जो सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो नोट लगा के लिख लें आप। नोट में लिखें केसीन, याद रखना है। केसीन प्रोटीन आपको पता ही होगा दूध में पाई जाती है, इसी कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। इसको दुग्ध प्रोटीन याद रखना है। इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद। तो केसीन प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कौन सी प्रोटीन में, केसीन प्रोटीन में। आपसे पूछे कि वह कौन सी प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो आंसर क्या दोगे, केसीन प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं, दूध प्रोटीन, क्योंकि दुग्ध में पाई जाती है, इसी कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, ये तो बात करी मैंने कौन से अमीनो अम्लों की। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं, क्या परिभाषा है, क्या उनके नाम हैं। आगे अपन डिस्कस करते हैं दूसरा प्रकार, अनावश्यक अमीनो अम्ल। इसमें तो केवल आपको परिभाषा नोट करनी है, संख्याएं वही 10 बचेगी, तो उसको तो मैं मिटा देता हूँ, आप इसको फटाफट से नोट कर लें। तो कौन सी प्रोटीन में होता है, तो याद रखना केसीन प्रोटीन में होता है। दूसरा प्रकार जो मैंने बताया था आपको, अनावश्यक अमीनो अम्ल या गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल कह सकते हो आप। तो दूसरा प्रकार इसका अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या मतलब हुआ, तो सब में उत्तर है इसका अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता ना हो। आवश्यकता कब नहीं होगी, जब इनका निर्माण कहाँ हो, हमारे शरीर में हो। तो सीधी सी परिभाषा है, ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, शरीर में होता है, तथा जिनको भोजन के साथ लेना आवश्यक नहीं होता है, अनिवार्य नहीं होता है, अनिवार्य नहीं होता है, उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक तो ध्यान रखें आप, एक एलानिन,
एलानिन भी सेम आ जाएगा। टायरोसिन, प्रोलीन, सीरीन आदि, ये सभी किस प्रकार के अमीनो अम्ल हैं? तो ये अनावश्यक अमीनो अम्ल है। इनका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है, इनको भोजन के साथ लेने की कहीं आवश्यकता अपने को नहीं पड़ती है। तो संश्लेषण के आधार पर आपसे पूछे अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकारों में नंबर 1 अपन ने बात करी आवश्यक या अनिवार्य, जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, जिनको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता पड़ती है, वो कहलाते हैं आवश्यक। संख्या कितनी थी? 10 कौन कौन से थे वो मैंने आपको डिस्कस करके बताया, ट्रिक से बताया है, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, जिनको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे, इनकी संख्या भी 10 होती है वैसे, बाकी 10 याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको 10 आवश्यक याद रखने हैं। कौन सी प्रोटीन जिसमें 10 के 10 आवश्यक अमीनो पाए जाते हैं? तो मैंने बताया कैसीन या दुग्ध प्रोटीन, ठीक है। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं पेप्टाइड के बारे में। पेप्टाइड क्या है, कैसे ये बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन देखने वाले हैं। तो अगला टॉपिक आप लोगों का होगा पेप्टाइड। कौन सा होगा? पेप्टाइड। तो अगला हेडिंग डालेंगे पेप्टाइड, महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधा शॉर्ट नोट अगर पेप्टाइड के बारे में टिप्पणी लिखी है तो पेप्टाइड, पेप्टाइड। देखिए बहुत ही आसान परिभाषा की बात करूं तो 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल जब पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड कहलाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़ने के बाद जो यौगिक बनाते हैं वो यौगिक कहलाते हैं, पेप्टाइड कहलाते हैं। शॉर्ट परिभाषा लिखो तो अमीनो अम्लों के परस्पर संयोजन से बनने वाले एमाइड क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड कहलाते हैं। तो परिभाषा नोट कर लें आप इसकी, बहुत ही आसान परिभाषा। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल दो या 2 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध, अलग से पढ़ाऊंगा मैं इसको, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध कौन सा होता है? तो याद रखना है CONH बंध होता है पेप्टाइड। तो आप लिखेंगे 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़कर जो यौगिक बनाते हैं, जुड़कर जो यौगिक बनाते हैं उन्हें पेप्टाइड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पेप्टाइड। अर्थात अमीनो अम्लों के परस्पर संयोजन से या परस्पर संयोग से बने एमाइड पेप्टाइड कहलाते हैं। पेप्टाइड कहलाते हैं। ये शॉर्ट परिभाषा मैंने बनाई है समझाने के हिसाब से, और ये शॉर्टकट मैंने इसी का सार लिख दिया है। अमीनो अम्लों के परस्पर संयोग से बने एमाइड क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड कहलाते हैं। या मैं कहूँ 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़ करके? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ करके जो यौगिक बनाते हैं वो यौगिक क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड कहलाते हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए 2 अमीनो अम्ल ले लिए अल्फा वाले, COOH, एक अणु हो गया अमीनो अम्ल का। एक और अणु ले लेता हूँ मैं, ये मैंने लिया है अल्फा अमीनो अम्ल के 2 अणु लिए हैं, अल्फा अमीनो अम्ल। ध्यान से देखें आप इसको। अगर इन दोनों की मैं क्रिया करवाऊँ तो देखो यहाँ से तो OH और यहाँ से एक H, क्या निकल जाएगा? माइनस हो जाएगा H2O। माइनस क्या हो जाएगा? H2O। और बाकी को जोड़ दो, क्या बचा? NH2CHR। आगे क्या बचा यहाँ पर? CO। ये CO बच गया, ये OH निकल गया, यहाँ से H कम हो गया तो क्या बच गया? NH। आगे क्या आ गया? CHR। और ये हो गया
COOH। ये जो बॉन्ड है ये वाला, इस बंध को बोलते हैं पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध कहते हैं इसको? पेप्टाइड बंध। और ये जो बना है इसको बोलेंगे अपन डाईपेप्टाइड, क्योंकि दो अमीनो अम्ल जुड़े हैं, तो दो अमीनो अम्लों के जुड़ने से जो पेप्टाइड बनता है उसे डाईपेप्टाइड कहते हैं। इस प्रकार से अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं और पेप्टाइड का निर्माण होता जाता है। तो ये मैंने बात करी है किसकी? पेप्टाइड की। पेप्टाइड किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ करके जो यौगिक बनाते हैं उसे कहते हैं पेप्टाइड, या कह सकता हूँ अमीनो अम्लों के परस्पर संयोग से बने एमाइड क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से दो अमीनो अम्लों के अणु लेकर के एक पेप्टाइड बना करके दिखाया, जिस पेप्टाइड को क्या कहेंगे? डाईपेप्टाइड कहेंगे। इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करेंगे पेप्टाइडों का वर्गीकरण। इसको फटाफट से नोट कर लें आप। अगला हेडिंग होगा पेप्टाइडों का वर्गीकरण। अगला हेडिंग डालेंगे पेप्टाइडों का वर्गीकरण। पेप्टाइडों का वर्गीकरण, प्रकारों की बात करेंगे तो सीधा सा प्रकार है, एक ही प्रकार है। अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर, अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइडों को चार भागों में बांटा जा सकता है। पेप्टाइडों को चार भागों में बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। नंबर एक, डाईपेप्टाइड। नाम से पता चल रहा है कितने अमीनो अम्ल जुड़ेंगे जब बनेगा, तो सीधी सी बात है डाई का मतलब दो अमीनो अम्ल। तो इसमें लिख देंगे दो अमीनो अम्लों के संयोग से बने, दो अमीनो अम्लों के संयोग से बने पेप्टाइड क्या कहलाते हैं? डाईपेप्टाइड कहलाते हैं। इनमें एक पेप्टाइड बंध पाया जाता है, एक पेप्टाइड बंध पाया जाता है। सभी जानते हैं दो अमीनो अम्लों के मिलकर कितना पेप्टाइड बंध बनेगा? तो एक पेप्टाइड बंध बनेगा। दूसरा प्रकार, डाई के बाद में ट्राईपेप्टाइड। डाई के बाद में ट्राई का मतलब कितने अमीनो अम्ल? तीन। तो इसमें लिखोगे आप तीन अमीनो अम्लों के संयोग से बना पेप्टाइड, संयोग से बना पेप्टाइड क्या कहलाएगा? ट्राईपेप्टाइड। इनमें कितने पेप्टाइड बंध बनेंगे? तो यहाँ कितने बन जाएंगे? तीन में दो बन जाएंगे, तो दो पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, दो पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो ट्राईपेप्टाइड पूछे कितने पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, तो आंसर देना है कितने? दो, और यहाँ पर कितना? एक। तीसरा प्रकार, ट्राई के बाद टेट्रा, टेट्रापेप्टाइड। अगला प्रकार इसका टेट्रापेप्टाइड। टेट्रा का मतलब कितने? चार। तो इसमें लिखेंगे इनमें चार अमीनो अम्लों के, चार अमीनो अम्लों के संयोग से बना पेप्टाइड, संयोग से बना पेप्टाइड क्या कहलाता है? टेट्रापेप्टाइड। इनमें कितने पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं? तो कितने बताओगे? तीन। एक कम बता देना। तीन पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं,
3 पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। एक टेट्रापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं? तो 3 पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार बताइए। 4 प्रकारों में से पहला कौन सा? डाईपेप्टाइड। पहला कौन सा? डाई का मतलब 2। कितने अमीनो अम्ल जुड़ेंगे? तो 2 अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। कितने पेप्टाइड बंध द्वारा? तो 1 पेप्टाइड बंध द्वारा। ट्राई का मतलब 3। कितने अमीनो अम्ल जुड़ेंगे? तो 3 अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। कितने पेप्टाइड बंध द्वारा? 2 पेप्टाइड बंध द्वारा। टेट्रा में कितने अमीनो अम्ल जुड़ेंगे? टेट्रा का मतलब 4 अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। कितने पेप्टाइड बंध द्वारा? 3। ठीक है। इसका एक अलग चौथा प्रकार इसका और मैं लूँ तो देखिए वो कौन सा होगा? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इनमें तो याद रखना आसान है ये तो बहुत। आप थोड़ा सा ध्यान रखें। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। और बात करें तो चौथे प्रकार की, पॉलीपेप्टाइड। अगला प्रकार इसका पॉलीपेप्टाइड। तो इसमें आप लिखेंगे 10 या 10 से अधिक। 10 या 10 से अधिक अमीनो अम्लों के संयोग से बने पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। तो 10 या 10 से अधिक अमीनो अम्ल जब जुड़ जाएंगे तो कौन सा पेप्टाइड बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा। याद रखें, यदि किसी पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्लों की संख्या याद रखना है 100 या 100 से अधिक। 100 या 100 से अधिक। 100 मोर देन 100 से अधिक हो तथा उसका अणुभार या आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर वेट 10,000 या 10,000 माइक्रोन से अधिक हो तो उसे प्रोटीन कहते हैं। याद रखना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। लेकिन इसका अपवाद है हम इंसुलिन प्रोटीन। इसका अपवाद क्या है? इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है ये। इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमीनो अम्ल ही पाए जाते हैं। बाकी अमीनो अम्ल होने कितने चाहिए प्रोटीन के लिए? 100 या 100 से अधिक। 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो याद रखना ये अपवाद है। कौन? इंसुलिन प्रोटीन। कितने अमीनो अम्ल होते हैं इसमें? मात्र 51 अमीनो अम्ल होते हैं। और प्रोटीन के लिए अमीनो अम्लों की संख्या मिनिमम कितनी है? 100 या 100 से अधिक। लेकिन इसमें कितने हैं? 51 है, 51 है। तो ये प्रोटीन ऐसी है जिसमें अमीनो अम्लों की संख्या 100 से कम है। ठीक है, ये था पेप्टाइड के बारे में। पेप्टाइड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं और क्या उनकी परिभाषा है। ठीक है, एक इसमें आपके वर्ड आया है पेप्टाइड बंध, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट लगा लें और हेडिंग डालें पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। देखिए पेप्टाइड बंध क्या है, बहुत आसान परिभाषा है कि अमीनो अम्लों के एक अणु का NH2 समूह और दूसरे अणु का COO समूह आपस में क्रिया करके जल का अणु निकाल करके जो बंध बनाता है उस बंध को अपन क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो परिभाषा लिख लें पेप्टाइड बंध की, फिर आसान परिभाषा बताऊंगा एक शब्द में भी। इसको लिखें अमीनो अम्लों के एक अणु, अमीनो अम्लों के एक अणु का NH2 समूह तथा दूसरे अणु का
दूसरे अणु का COOH समूह आपस में अभिक्रिया करके जल का अणु निकालकर जो बंध बनाते हैं उसे कौन सा बंध कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। उसे कौन सा बंध कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध को CONH द्वारा दर्शाया जाता है। CONH द्वारा दर्शाया जाता है। ये थी पेप्टाइड बंध की परिभाषा। अमीनो अम्लों के एक अणु का NH2 समूह और दूसरे अणु का COOH समूह आपस में अभिक्रिया करके जल का अणु निकालकर जो बंध बनाते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। और पेप्टाइड बंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? CONH के द्वारा दर्शाया जाता है। एक लाइन में परिभाषा लिखूँ मैं तो पेप्टाइडों के मध्य पाए जाने वाले बंध को पेप्टाइडों के मध्य पाए जाने वाले बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये शॉर्टकट परिभाषा है, समझने के हिसाब से मैंने ऊपर बताई है आपको। पेप्टाइड बंध कहते हैं, तो ये भी याद रख लें आप। पेप्टाइडों के मध्य पाए जाने वाले बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको स्पष्ट करता हूँ। और देखिए, इसमें देखिए एग्जांपल लूँ मैं तो एक अमीनो अम्ल का मैं ले रहा हूँ, अभी बताया था मैंने डाइपेप्टाइड में, वो का उदाहरण है। ये ले लेता हूँ मैं NH2H CHR और COOH। एक अमीनो अम्ल का ये अणु हो गया, एक का ये हो गया। देखो दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई। एक अमीनो अम्ल का COOH और दूसरे का NH2 आपस में क्रिया करके क्या निकाल देंगे? जल निकाल देंगे। देखो जल कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ से OH और यहाँ से एक H, क्या बाहर निकल गया? H2। बाकी बच रहा उसको जोड़ लिखो, NH2 CHR, आगे क्या बच गया? CO, आगे क्या बच गया? NH, आगे क्या आ गया? CHR और COOH। ये जो बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? कौन सा बंध कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये थी पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं और किसके द्वारा कैसे दर्शाया जाता है वो अपने डिस्कस करा। फटाफट इसको नोट करें। ये पेप्टाइड बंध की बात करिए। एक बंध और इसमें तो नहीं आता लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आता है, वो भी यही बता देता हूँ, छोटी सी परिभाषा है, नोट में ही लिख लें। ग्लाइकोसाइड बंध, एक बंध और मैं बता देता हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट में होता है ये ग्लाइकोसाइडी बंध। ग्लाइकोसाइडी बंध क्या होता है तो याद रखें, मोनोसेकेराइड्स के मध्य पाए जाने वाले बंध को मोनोसेकेराइड्स के मध्य पाए जाने वाले बंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। तो आपसे पूछे ग्लाइकोसाइडी बंध किसे कहते हैं तो मोनोसेकेराइड्स के मध्य पाए जाने वाले बंध को ग्लाइकोसाइडी बंध के नाम से जाना जाता है। ये फटाफट से आप इसको नोट करें। प्रोटीन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अपन।
तो मोनोसेकेराइड्स के मध्य पाए जाने वाले बंध को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। हेडिंग डाल लें प्रोटीन का जैविक महत्व। प्रोटीन का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जैविक महत्व, सबसे पहला कोशिकाओं का संरचनात्मक घटक, कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में, घटक के रूप में पहला जैविक कार्य। संरचनात्मक घटक का मतलब जीवों के जो विभिन्न भाग होते हैं, जैसे स्तनधारी प्राणियों के बाल और नाखून केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसी प्रकार संयोजी ऊतक जो होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, और मांसपेशियाँ जो होती हैं वो मायोसिन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो ये मैं आपको नोट करवा देता हूँ। इसमें याद रखें बाल और नाखून, बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन, केराटिन प्रोटीन। ऐसे ही संयोजी ऊतकों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपसे पूछ लिया जाएगा। जो आपके सिलेबस में वही बता रहा हूँ। ऊतकों में कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। ऐसे ही मांसपेशियों में, मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में तो आपको बताना है मायोसिन। कौन सी? मायोसिन। इसको केराटिन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। केराटिन और केराटिन एक ही बात है। तो ये पूछा जा सकता है कि बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन, संयोजी ऊतकों में कौन सी प्रोटीन और मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन। तो मैंने शॉर्टकट लिखवा दिया है। कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक का मतलब समझ में आ गया। कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण में ये मुख्य घटक के रूप में काम मिल जाती है। जैसे बाल और नाखून बनेंगे तो किससे बनेंगे? तो केराटिन प्रोटीन से बने होंगे। संयोजी ऊतक किसके बने होते हैं? तो कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। और मांसपेशियाँ किसकी बनी होती है? तो मायोसिन की बनी होती है। याद रखना है। दूसरा कार्य एंजाइम या जैव उत्प्रेरक के रूप में, ये आगे आपको डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल लेवल पर, बड़े लेवल पर है। ये आपके सिलेबस में भी है एंजाइम, उनके बारे में। जैव उत्प्रेरक के रूप में जितने भी अधिकांश प्रोटीन है वो सभी एंजाइम होते हैं। आपको पता है जितने भी एंजाइम है सभी प्रोटीन के बने होते हैं, और जीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं। ये आपको अलग से पढ़ाएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 3 हार्मोन्स के रूप में, हार्मोन के रूप में अधिकांश जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और हार्मोन कौन सी ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं? तो याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं। और हार्मोन विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो याद रखना है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है। नंबर 4 चौथा हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाहक के रूप में, ऑक्सीजन वाहक के रूप में, ऑक्सीजन वाहक के रूप में। इसके बारे में तो जानते होंगे, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है, जो रक्त में ऑक्सीजन का क्या करती हैं? परिवहन करती हैं। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा ये कार्य होता है, याद रखना है। ठीक है। नंबर 5 शरीर की सुरक्षा में, शरीर की सुरक्षा में, सुरक्षा के लिए प्रोटीन पाई जाती है अपनी बॉडी में, इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन्स। याद रखना है प्रोटीन का नाम, जिसको आप लोग एंटीबॉडी कहते हैं। जब भी सूक्ष्म जीवों का संक्रमण शरीर में होता है तो ये एंटीबॉडीज उत्पन्न होकर के उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, संक्रमण को रोक देती हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं प्रोटीन, वो एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है शरीर को। नंबर 6 शरीर की वृद्धि व मरम्मत में, पहले बता चुका हूँ, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत कार्य में, मरम्मत कार्य में विभिन्न प्रकार की टूट फूट शरीर की, और शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होते हैं? प्रोटीन आवश्यक होते हैं। ये थे
प्रोटीन के जैविक कार्य कितने बताए? 6। सबसे पहले कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक, जैसे बाल और नाखून कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? क्रिएटिन प्रोटीन के। संयोजक ऊतक किसके बने होते हैं? कोलेजन के। मांसपेशियाँ किससे बनी होती है? मायोसिन से। एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रोटीन काम में आती है। हार्मोन के रूप में प्रोटीन होती हैं। ऑक्सीजन वाहक के रूप में भी किसका उपयोग होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, याद रखना है। ऐसे शरीर की सुरक्षा में, तो शरीर में जब भी सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होता है शरीर पर, तो उस कंडीशन में अपने शरीर में एक प्रोटीन पाई जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और उसको अपने एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। और शरीर की वृद्धि और मरम्मत का कार्य भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। आज अपन ने प्रोटीन को डिस्कस करा। मैं आशा करता हूँ आपको जो मैं चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं, सुधार किया जाएगा, बताया जाएगा और अधिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।